एपिसोड नंबर 13 द स्ट्रेंज केस ऑफ द पर्सन फाइंडिंग मर्डर। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कोनन न्यूज़पेपर पढ़ता है और वो बोलता है रॉबरी, किडनैपिंग, मर्डर, इन दिनों में काफ़ी सारे क्राइम्स हो रहे हैं। प्रोफेसर अकाशा कोनन से बोलते हैं ये रहे तुम्हारे न्यू क्रिमिनल परस्यूट क्लासेस, इसके साइड के बटन को दबाओ और ये काम करने लगेगा। कोनन बटन को दबाता है और बोलता है वाओ। प्रोफेसर अकाशा बोलते हैं ये इस बेकुन को डिटेक्ट करेगा जब तक ये 20 किलोमीटर के रेडियस में रहेगा। ये मायने नहीं रखता वो कहाँ पर है, तुम उसे ढूंढ पाओगे, इस बेकुन को यहाँ पे अटैच कर लो। कोनन बोलता है थैंक्स प्रोफेसर अकाशा। सीन शिफ्ट होता है डिटेक्टिव एजेंसी की तरफ और एक लड़की बोलती है मेरा नाम है हिरोतो मसामी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ मेरे फादर को ढूंढ दीजिए। मेरे फादर टोक्यो आए थे काम के लिए टैक्सी कंपनी के, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया और वो 1 महीने से मिसिंग है। ये है मेरे फादर हिरोता केंजो, ये 170 मीटर टॉल और 48 ईयर ओल्ड हैं। माओरी बोलता है और ये बिल्ली? ये एक बिल्ली है जो मेरे फादर रखते हैं, इसका नाम है काई। मेरे फादर 3 और बिल्लियाँ रखते हैं, उनका नाम है टाइगो और ऊ। कोनन सोचता है अगर मैं इस ट्रांसमीटर को उस पर लगा दूँ तो हम उसे बहुत ही कम समय में ढूंढ पाएंगे। ठीक है मैं रैन पे टेस्ट करता हूँ इसे। कोनन का बैलेंस बिगड़ता है और वो मसामी पे गिर जाता है। कोनन अपने हाथ में देखता है वो ट्रांसमीटर क्रैक वो उसकी वॉच पर लग गया है। रैन माओरी भी बोलती है फिर से मसामी की कॉल आई। माओरी बोलता है हाँ ये अब 3rd टाइम है। मुझे लगता है वो ज़्यादा सोशल नहीं है और वो अपने काम पे अपने बारे में भी ज़्यादा बात नहीं करती है। कोनन टीवी देख रहा होता है और उसमें कोई बोलता है गोकाई टेयू जीत गए और ये अब लगातार 5 बार जीत गए हैं। कोनन बोलता है गोकाई टाइकू और वो तभी पिछले इंसिडेंट को याद करता है। उसने कहा था उसके फादर के पास बिल्लियाँ हैं, काई, टाई, गो और ओ। अगर मैं ऑर्डर को चेंज करूँ तो? कोनन बोलता है नहीं ये नहीं हो सकता। रैन बोलती है यही है, हिरोता को हॉर्स रेसिस पसंद है तो उसने अपनी बिल्लियों का नाम प्राइस हॉर्स पे रख दिया। अगर हम हॉर्स ट्रैक पर जाएं तो हमें ज़रूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। सीन शिफ्ट होता है हॉर्स ट्रैक की तरफ। रैन बोलती है ये रहे वो, देखा मैं एक ग्रेट डिटेक्टिव हूँ। माओरी उसका पीछा करता है और वो उसकी बेटी को इन्फॉर्म कर देता है। मसामी बोलती है मैं आपको ही ढूंढ रही थी डैडी। कोनन बोलता है क्या ये लेडी पहले से थोड़ी डिफरेंट नहीं लग रही है? उसके कपड़े थोड़े बड़े हैं और उसने मेकअप लगा रखा है। माओरी हंसते हुए बोलता है माओरी कोगोरो के लिए ये केसेस बहुत ही आसान है, हा हा हा। साला यो आदमी कौन था रे। अगले दिन माओरी उसके घर आता है और वो बोलता है क्या मर गया? ओनर बोलती है उसे आज सुबह ढूंढा गया, वो लटका हुआ मिला। माओरी बोलता है और उसकी बेटी? ओनर बोलती है अगर वो आई थी तो वो भी कहीं पर मरी होगी। माओरी बोलता है क्या लेकिन हिरोता की डेथ एक सुसाइड नहीं थी? ओनर बोलती है लेकिन डिटेक्टिव ने कहा वो एक मर्डर था। सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन की तरफ और मैग्रे बोलता है किलर ने उसका गला दबाया और उसके बाद उसने उसको सीलिंग से लटका दिया। अगर हम विक्टिम के नेक के निशानों से जज करें तो किलर ज़रूर एक बड़ा आदमी रहा होगा। कोनन मन में सोचता है अगर मेरे पास क्लू होते तो। याद आ गया मेरा ट्रांसमीटर, और कोनन उस डॉट का पीछा करता है। ये हिल रहा है, इसका मतलब वो अब भी जिंदा होगी। कोनन एक शॉप के आगे आता है। पाचिंको। आखिर मसामी ऐसी प्लेस पे कर क्या रही हैं? कोनन अंदर जाता है और उसे एक बड़ा आदमी लात मार के बाहर निकाल देता है। सीन शिफ्ट होता है डिटेक्टिव एजेंसी की तरफ। रैन बोलती है ये आदमी अजीब है, वो यहाँ पे कुछ देर से घूर रहा है। रैन खिड़की खोलती है और वहाँ से जंप लगाती है। मसामी कहाँ पर है? तुमने उसके साथ क्या किया? और वो आदमी भागने की कोशिश करता है अपनी कार में और रैन उसे एक जोरदार किक मार के पकड़ लेती है। माओरी गुस्से में पूछता है मेरे साथ खेलना बंद करो, तुम यहाँ पे कर क्या रहे थे? वो आदमी बोलता है मैं तुम्हारे जैसा हूँ, मैं भी एक डिटेक्टिव हूँ। इस आदमी ने मुझे हिरोता को ढूंढने के लिए पूछा था। मैं तुम्हें बता रहा हूँ मैं भी एक डिटेक्टिव हूँ। माओरी बोलता है तो तुम भागे क्यों? डिटेक्टिव बोलता है वो बस मेरा एक नेचुरल रिएक्शन है, जब भी कोई यंग लेडी मेरे पर भाग के आती है मैं ये सनग्लासेस इसलिए पहनता हूँ ताकि लोग मेरा मजाक मत उड़ाएं। माओरी बोलता है कुछ भी और वो उसका ग्लास हटा देता है और तभी कोनन और माओरी उसका फेस देखे बहुत हंसते हैं। माओरी बोलता है तो उसने तुमसे रिक्वेस्ट की थी कि तुम भी हिरोता को ढूंढो। डिटेक्टिव बोलता है लेकिन उसकी फैमिली में कुछ अजीब बात थी। ये आदमी है मेरा क्लाइंट, इसने बोला कि ये कुशू से आया है अपने खोए हुए भाई को ढूंढने के लिए। माओरी बोलता है लेकिन मसामी हिरोता की एक लौटती रिलेटिव थी। रैन बोलती है ये अजीब है, उसने बोला था उसके पापा यामागाता से आए थे। माओरी बोलता है यहाँ पे 2 हिरोता तो नहीं होने चाहिए। डिटेक्टिव बोलता है मैंने टैक्सी कंपनी से सुना था हिरोता काम करता था, वो देर रात को सेम रूट पर बार बार अपनी कार चलाता था बिना किसी कस्टमर के, बिल्कुल एक मैडमैन की तरह। माओरी बोलता है तो आखिरी आदमी है कौन? डिटेक्टिव बोलता है हिरोता अकीरा, उम्र 28 साल, 190 सेंटीमीटर टॉल, एक लंबा आदमी। माओरी बोलता है एक लंबा आदमी?
क्या ये वही लंबा आदमी है जिसके बारे में इंस्पेक्टर बात कर रहे थे? तो ये वही आदमी होगा जिसने हिरोता का जान ली और उसी समय ये मसामी को भी ले गया होगा। सीन शिफ्ट होता है प्रोफेसर अगासा की लैब की तरफ। प्रोफेसर अगासा बोलते हैं, क्या तुम्हें याद है वो 100 करोड़ येन की रोबरी? कोनन बोलता है, हाँ वो 3 बंदों की टीम ना। एक गार्ड ने उन्हें अकेले ही चेज करने की कोशिश की और उसकी जान ले ली गई क्योंकि उसने अपने ओपोनेंट को अंडर एस्टिमेट किया। समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? माउरी बोलता है, क्या वो सच में यहाँ पर है इस होटल में? कोनन बोलता है, हाँ, और वो लिफ्ट का वेट कर रहे होते हैं और तभी एक लड़की लिफ्ट से आती है और वो कुछ सूटकेसेस गिरा देती है। माउरी और बाकी सब रूम में आते हैं और तभी हम क्या देखते हैं कि अकीरा की जान ले ली गई है। माउरी बोलता है, ये स्मेल साइनाइड की है। कोनन वॉच को नोटिस करता है। कोनन बोलता है, मसामी की वॉच, इसने उसकी वॉच ले ली। एम्प्टी डर एल्यूमिनियम केसेस, 2 लोग एक ही लोग को ढूंढ रहे थे और अब ये केसेस। माउरी फ़ोन पे बात करता है और वो बोलता है, क्या हिरोता सिंगल है? मैगोरे बोलता है, हाँ, उसकी कोई बेटी थी ही नहीं, उसका जन्म और वो बड़ा टोक्यो में हुआ। कोनन बोलता है, अब मैं समझ गया, अब मुझे ये केस समझ आ गया है। इन एम्प्टी केसेस के कोड को क्रैक करने की चाबी मुझे मिल गई है। मसामी, केंजो और अकीरा, जब तक तुम्हें पता चलेगा कि ये सब एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं तब तक इनके बीच कोई कनेक्शन ही नहीं रहा। लेकिन अगर तुम इस सब को किसी रिसेंट केस से मैच करो तो इस सब की एक सेंस बनती है। वो 3 चोर थे जिन्होंने 1 बिलियन येन को चुरा लिया। वो 1 बिलियन येन इन केसेस के जरिए लेके गए थे और वो रूट जो हिरोता रात को ड्राइव करता था वो रूट था प्रैक्टिस रूट गेटवे का और ये था उनका प्लान। लेकिन हिरोता ने मनी ली अकेले खुद के लिए और भाग गया और अपने पार्टनर्स को धोखा देने का सोचा। बाकी दोनों ने अपनी फेक आइडेंटिटी बनाई और हिरोता को ढूंढने लगे। उसके बाद जब उन्हें हिरोता मिला तो उस बड़े आदमी ने हिरोता की जान ले ली और अब ये बड़ा आदमी भी मर गया है। इसकी जान ली है उस औरत से जो खुद को हिरोता की बेटी होने का दावा कर रही थी। ऐसा लगता है इस सब के पीछे की मास्टरमाइंड ये है। उसके हेयर और बिहेवियर अलग थे लेकिन उस औरत का फिगर और बैगेज सेम था। वो दूसरी बार अलग इसलिए लग रही थी क्योंकि वो हिरोता से जल्दबाजी में मिली थी और हिरोता का रिएक्शन जब उसने उसको देखा वो एक सरप्राइज रिएक्शन नहीं था। वो डरा हुआ था क्योंकि वो पकड़ा जा चुका था अपने उन पार्टनर से जिसको उसने धोखा दिया था। सीन शिफ्ट होता है और एक आदमी बोलता है, पैसा कहाँ पे है? हिरोता मसामी, या फिर मैं बोलूँ मियानो अकेमी। अकेमी बोलती है, हो क्या रहा है ओकीता? जो स्लीपिंग ड्रग्स तुमने मुझे दिए थे, जब उसने ड्रिंक किया उसके बाद वो गिर गया और हिल नहीं पा रहा था। ओकीता बोलता है, अगर उसके जैसे ठग के पास पैसा होता तो वो बेवकूफ़ों की तरह उड़ाता और पुलिस का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता। उसके जैसे किसी खतरनाक आदमी को जिंदा रख के मैं अपना प्लान खराब नहीं कर सकता था, तो मैं पैसा ले लेता हूँ। अकीमी बोलती है, वो पैसा यहाँ पर नहीं है, मैंने उसे छुपा दिया है कहीं पर। ओबीतो बोलता है, अगर सिर्फ तुम मर जाओगी यहाँ पे मेरे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं बचेगा। वैसे आमतौर पर मुझे अपने हाथ गंदे करने अच्छे नहीं लगते लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। कोनन पीछे आ जाता है और वो देख लेता है सब कुछ। कोनन अपने शूज़ का इस्तेमाल करता है और वो एक बोतल को जोरदार किक मारता है जो क्रिमिनल को लगती है और वो बेहोश हो जाता है। कोनन बोलता है, इस आदमी ने शुरुआत से ही सभी की जान लेने का प्लान किया था या नहीं? अकेमी बोलती है, मैं तुम्हें बताती हूँ, वो 1 बिलियन येन जिन केसेस में मैंने छुपाए हैं वो। कोनन बोलता है, वो होटल की फ्रंट डेस्क पर हैं, आपके पास सूटकेस नहीं थे जब आप टैक्सी के अंदर गई थी। क्रिमिनल जाग जाता है और वो बोलता है, मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी कोनन उसी बोतल को बहुत जोरदार किक करता है और वो क्रिमिनल के लगती है और क्रिमिनल बेहोश हो जाता है। पुलिस आ जाती है और अकीमी सब कुछ सच बता देती है। वो बोलती है, यही है 1 बिलियन की रॉबरी के पीछे का मास्टरमाइंड। कोनन बोलता है, जैसा कि उसने कहा था, वो मनी होटल के अंदर थी और इसके साथ वो 1 बिलियन येन की रॉबरी का केस खत्म हो जाता है। केस क्लोज। तो गाइज ये था हमारा डिटेक्टिव कोनन का एपिसोड नंबर 13। एपिसोड नंबर 12 मैंने इसलिए नहीं किया, वो बहुत ही बकवास था, उसमें कुछ भी नहीं था, कुछ केस ही नहीं था, बस वही मतलब आप देखना भी मत, उसको टाइम वेस्ट है बस। लेकिन अगर मन हो तो देख लेना और कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो। पसंद है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल आइकन दबा लेना। क्या कहते हैं, 5 का आज रखते हैं टारगेट, आज रखते हैं हम 5 लाइक एम, तो कंप्लीट कर देना। और बताओ आपको नेक्स्ट क्या चाहिए, आप कमेंट तो करते ही नहीं हो, आते हैं देखते हैं और चले जाते हैं, कमेंट भी करते करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।